जय सियाराम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सियाराम ई लर्निंग में। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ और लोगों को जोड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करते रहिए कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती रहे और लोग हमसे जुड़ते रहे। तो अपने क्लासमेट या फिर जो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, उनसे हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बताइए। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे विटलसी जी के अनुसार विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है और कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया था उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने विटलसी जी के सीमांकन के आधार यानी किस आधार पर उन्होंने पूरे विश्व को अलग अलग कृषि प्रदेशों में बांटा उसके बारे में बात की थी। जैसे ये 5 प्रमुख आधार थे जिसके आधार पर उन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। जैसे पहला है फसल पशु सह संबंध, दूसरा आपका है कृषि की उत्पादन विधि, तीसरा श्रम पूंजी एवं संगठन की भूमिका, चौथा कृषि उत्पादों का उपयोग और पांचवा कृषि उपकरण एवं जीवन यापन पद्धति। इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अब डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे कि विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है विटलसी जी ने। तो विटलसी जी के अनुसार इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। जैसे विटलसी सही नहीं लिखा है तो आपको पता है भाई कैसे लिखना है, आप लोग को किताब में भी लिखा होगा और आपने पीछे लिखा भी है। तो विटलसी के अनुसार विश्व की कृषि प्रदेश अगर हम देखें तो उपरोक्त तत्वों के आधार पर या उपरोक्त सीमांकन के आधार जो आप 5 पढ़े उसके आधार पर विश्व को 13 बृहद कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, 13। यानी कि पूरे विश्व में कुल 13 बृहद कृषि प्रदेश हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की खेती या अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। ये किसके अनुसार? विटलसी जी के अनुसार। जैसा कि बार बार हम कहते आ रहे हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपने आधार पर अलग अलग भागों में विश्व को अलग अलग कृषि प्रदेशों में बांटा है, लेकिन आपको मुख्य रूप से विटलसी जी के अनुसार ही पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई उन्होंने कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? 13। तो सबसे पहला जो है आपका या पहला कृषि जो प्रदेश है वो है स्थानांतरणशील पशुचारण प्रदेश या खानाबदोश चराई क्षेत्र भी बोलते हैं। अब इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जहां पर स्थानांतरणशील पशुचारण होता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं या फिर पशुचारण के लिए छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, तो वहां पर इस तरीके का क्षेत्र या इस तरीके की कृषि क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि पशुपालन करते हैं लोग और पशुचारण के लिए एक स्थान का निर्धारण करते हैं, वहाँ पर जब तक रहते हैं, जब तक वहाँ पर उनको घास की उपलब्धता होती तब तक वहाँ पर वो लोग रहते हैं। उसके बाद जब वहाँ से घास चारा खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ से वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से दूसरी जगह जहाँ पर दूसरे जगह चारा उनको प्राप्त होगा वो सभी लोग वहाँ से शिफ्ट होकर स्थानांतरित होकर वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ रहने लगेंगे। इस तरीके से वो लोग पशुपालन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो इस तरीके का पशुपालन या इस तरीके की पशुपालन कृषि जहाँ जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र को हम लोग स्थानांतरणशील पशुचारण प्रदेश कहते हैं। अब ये विश्व में यह कहाँ कहाँ पर होती है, किस किस स्थान पर होती है, आगे की क्लास में हम लोग मैप वाइज यह डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पूरे विश्व में किस क्षेत्र पर किस प्रकार की खेती होती है। अभी इस क्लास में हम लोग बस उन 13 कृषि प्रदेशों के बारे में जानेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं या इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा आपका है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश या कॉमर्शियल रैंचिंग रीजन। अब व्यापार का मतलब आप लोग जानते हैं भाई, व्यापार मतलब बिजनेस या फिर कॉमर्स के लिए या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं आय या धन प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए। तो जब आप पशुपालन यानी कि रैंचिंग का कार्य बिजनेस के तौर के लिए करते हैं या व्यापारिक दृष्टिकोण से करते हैं तो उसे हम लोग व्यापारिक पशुपालन कहते हैं। और जिन क्षेत्रों में ये व्यापारिक पशुपालन किया जाता है उसको हम लोग कॉमर्शियल रैंचिंग रीजन या फिर व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब वो क्षेत्र कौन से इसके बारे में बाद में बात करेंगे। व्यापारिक पशुपालन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने गाय भैंस बकरी आपने भाई पाला है, पशुपालन किया है, उससे प्राप्त जो मीट है, मांस है, मछली है या फिर इसके अलावा फिर आप दूध दही पनीर जो भी आप बनाते हैं उसका व्यापार या उसको बिजनेस के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो बड़े बड़े फार्मों में ऐसा किया जाता है। तो इसके लिए एक निश्चित क्षेत्र कह सकते हैं कि अलग अलग देश में या कुछ प्रमुख देश हैं जो इस तरीके से व्यापारिक पशुपालन करते हैं। तो उसके बाद तीसरा आपका है
स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश या शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा स्थानांतरणशील पशुचारण प्रदेश। तो जहाँ पर पशुचारण के लिए या पशुपालन के लिए एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं, वो स्थानांतरणशील पशुचारण प्रदेश हो गया। जबकि यहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश में क्या होता है कि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग होते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि वनों में या फिर पर्वतों के ऊपर निवास करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वह मानव समुदाय एक स्थान पर रहता है, उस स्थान के पेड़ पौधे काट के उसको साफ करता है, उसके बाद वहाँ पर खेती का कार्य करता है। तो क्योंकि उनके पास आधुनिक तकनीकी मौजूद नहीं है, तो जब तक उस खेत से या उस मिट्टी जब तक वो उपजाऊ रहती है तब तक वहाँ पर कृषि का कार्य होता है। जब मिट्टी का उपजाऊपन कम होने लगता है 1, 2, 4 साल 5 साल में, तब फिर लोग वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह अपना मैदान साफ करेंगे, खेत साफ करेंगे, मिट्टी बनाएंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे। फिर जब वहाँ का कह सकते हैं उर्वरता खत्म हो जाती है, तो फिर वहाँ से वो लोग शिफ्ट होकर दूसरी तीसरी जगह, इस तरीके से ये लोग शिफ्ट होकर कृषि का कार्य करते हैं, जिससे मुख्य रूप से हम लोग हमारे भारत में क्या कहते हैं, झूम कृषि। झूम कृषि, ध्यान रखिएगा, झूम कृषि मतलब स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश या शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन से ही इसका मतलब है। तो झूम कृषि यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। नेक्स्ट आपका है चौथा, प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश या रेडिमेंट्री सेडिमेंट्री कल्टीवेशन रीजन। अब प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश से आप लोग भली बात ही प्रचलित है, भारत के लोग हैं आप लोग, तो भारत में जहाँ पर मतलब कि उपजाऊ मिट्टियाँ मिलती हैं वहाँ पर इस प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं, इस प्रकार की खेती होती है। जैसे भारत में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, तो सबका अपनी ज़मीन पर क्या है, पूर्ण अधिकार है। यहाँ पर जब से वो लोग कृषि कर रहे हैं, प्रारंभिक तौर से जहाँ पे कृषि हो रही है वहाँ पर लगातार अभी तक कृषि हो रही है। तो जहाँ से प्रारंभ हुई कृषि, वहीं पर अस्थायी कृषि अभी तक लगातार हो रही है, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश। तो ये ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा, चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चरल विद डोमिनेंस राइस। यानी जहाँ पर राइस का डोमिनेंस हो, राइस मतलब चावल का डोमिनेंस, चावल का डोमिनेंस मतलब चावल अधिक होता हो। अधिक होने का मतलब ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं होगा, और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में होता है, लेकिन तो चावल अधिक मात्रा में, या मुख्य फसल जो वहाँ की होगी वो क्या होगी, चावल। ऐसे क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर वर्षा की जल की उपलब्धता होगी, यानी वर्षा अधिक होगा। तो ऐसे क्षेत्र भारत में जैसे पश्चिम आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है बांग्लादेश के साइड, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में या फिर पूर्वोत्तर राज्य में, यहाँ वो उस जगह पर चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश है, जहाँ पर मुख्य फसल क्या है, चावल है। इस ऐसे ही पूरे विश्व में भी अलग अलग जगह पर इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर मुख्य फसल चावल होता है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती होती है, राइस डोमिनेंस क्षेत्र होता है। उसके बाद छठवां आपका है चावल विहीन गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश। चावल विहीन गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सस्टेन एग्रीकल्चरल विदाउट राइस। अब यह निर्वाहक जो कृषि प्रदेश है, ये भी निर्वाहक कृषि प्रदेश है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निर्वाहक का मतलब होता है कि जीवन यापन करना, बस अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। तो यहाँ पर जो चावल की खेती होती है, जो चावल प्रधान है, मुख्य रूप से चावल मतलब भोजन के रूप में वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, चावल का। तो जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर किसकी खेती होती है, किसकी कृषि होती है, चावल की। यहाँ पर जीवन यापन के लिए ही आप ये 2-3 शब्दों को ध्यान रखेंगे कि कौन सा निर्वाहक है और कौन सा व्यापारिक है, कौन सा व्यापारिक है। तो अब यहाँ पर भी निर्वाहक क्षेत्र है, लेकिन चावल विहीन है, अर्थात यहाँ पर चावल की खेती नहीं होती है। चावल के अलावा यहाँ पर गेहूँ या फिर जौ या फिर मक्का, इन सब चीज़ों की खेती अधिक होती है। तो यहाँ पर जीवन यापन के लिए या भोजन के लिए मुख्य रूप से चावल को छोड़कर और जो अन्य है, जिसमें प्रमुख रूप से गेहूँ आता है, तो गेहूँ की खेती इन क्षेत्रों में होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग चावल विहीन गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसने बताया, विटलसी जी ने या डरवेंट विटलसी जी ने। आगे बढ़ते हैं, 6 कृषि प्रदेश हो गए हैं और अभी आपके समझिए 7 और बाकी हैं। तो सातवां जो आपका है वो है व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश या फिर कमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चरल रीजन। अब व्यापारिक बागाती मतलब बागान का मतलब आप लोग जानते हैं। तो अब जैसे केले की खेती करना या सेब की खेती करना, अंगूर की खेती करना,
ये सब क्या है, बागवानी है। तो व्यापारिक बागायती मतलब व्यापार के लिए जब आप बागानों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर अलग अलग फल फ्रूट्स या अलग अलग बागान काफ़ी अच्छी तरीके से कह सकते हैं क्लाइमेट की वजह से विकसित होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से बागायती कृषि करते हैं और उसको पूरे कह सकते हैं कि राज्य में या पूरे देश में व्यापार के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे अपनी आय या फिर आप कह सकते हैं धन की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र भी भारत में बहुत है। जैसे आप लोग सुने होंगे भाई आपके यहाँ सेब कहाँ से आता है, जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में किसकी खेती हो रही है, सेब की। तो वहाँ पर क्या किस तरीके की खेती हो रही है, आपके पास आ रहा है, वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, वो लोग व्यापारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश, उस क्षेत्र को हम लोग किस में रखेंगे, व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश। ऐसे पूरे विश्व में जहाँ पर इस तरीके से व्यापार के लिए बागानों का इस्तेमाल किया जाता है या बागानों को लगाया जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश, कमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चरल रीजन के नाम से जानते हैं। 8वां आपका है नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरियन एग्रीकल्चरल रीजन, या फिर इसको हम लोग रूम सागरी भी बोलते हैं। चाहे आप भूमध्य सागरी बोलिए चाहे रूम सागरी बोलिए, बात एक ही है। तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश भूमध्य सागर के आसपास उपस्थित जो देश है, जैसे कि आपका स्वीडन है, नॉर्वे है, उसके बाद नीचे अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के कुछ देश हैं, यानी कि आप कह सकते हो उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, महाद्वीप का क्षेत्र। ये सब जो क्षेत्र है जो भूमध्य सागर के आसपास फैले हुए हैं, इन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की क्लाइमेट या एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागर की वजह से। तो ऐसे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। अच्छा, केवल ये नहीं कि केवल भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र को ही हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी पाई जाती है। सागर के आसपास उस तरीके का क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट में जहाँ भी पाया जाएगा उस क्षेत्र को हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश या मेडिटेरियन एग्रीकल्चरल रीजन के नाम से जानते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है नाइन्थ है व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश या कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन, अब ग्रेन का मतलब आप लोग जानते हैं पहले से अनाज। तो अनाज उत्पादन जहाँ पर हम लोग करते हैं वो अन्न उत्पादक प्रदेश होता है, लेकिन कैसे, किसके लिए, व्यापार के लिए। तो जब व्यापार के लिए हम लोग अन्न का उत्पादन करते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को हम लोग व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश बोलते हैं। अब अन्न में क्या क्या आता है ये तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए राइस भी हो गया या व्हीट हो गया, यानी चावल गेहूं, या फिर मक्का हो गया ना। ये सब जो अनाज है, चाहे पतले अनाज हो चाहे मोटे अनाज हो, जब इसका उत्पादन आप व्यापार की दृष्टिकोण से जिस क्षेत्र में करते हैं उस क्षेत्र को हम लोग व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश या कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 10वां या 10th, व्यापारिक कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। व्यापारिक कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। अब यहाँ पर आप व्यापार के लिए कृषि का भी इस्तेमाल करते हैं और कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आप लोगों ने अलग अलग चीज़ पढ़ा, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहाँ कृषि और पशुपालन दोनों साथ में किए जाते हैं, और दोनों किस दृष्टिकोण से किए जाते हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर कृषि के रूप में मुख्य रूप से मोटे अनाज को उगाया जाता है। मोटे अनाज जैसे मक्का हो गया या फिर जौ हो गया, इसकी खेती क्यों की जाती है, पशुपालन के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए। तो मोटे अनाजों को ये लोग पैदा करते हैं और उसको क्या करते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, जिससे पशु आसानी से मतलब पशुपालन करते हैं, जिससे भाई मोटे मोटे ताजे पशु होते हैं। मोटे पशु होंगे यानी कि मतलब मोटे मोटे, अगर आपके पास भेड़ हैं, बकरियां हैं, तो आप समझ रहे हैं ज़्यादा मांस की प्राप्ति होगी, ज़्यादा ऊन की प्राप्ति होगी। तो इसलिए पशुपालन करने के लिए वो लोग यहाँ पर कृषि भी करते हैं। तो उस क्षेत्र को हम लोग व्यापारिक कृषि एवं पशुपालन प्रदेश के नाम से जानते हैं, कमर्शियल क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री रीजन। ठीक है, यानी कि पशुपालन के लिए खेती करना। खेती किसकी करेंगे, मोटे अनाज की। मोटे अनाज की खेती करने का मतलब ऐसे अनाज जो मानव जिसका सेवन कम करता है या खाता कम है, ज़्यादातर उसको कौन खाते हैं, पशु खाते हैं। तो ये लोग अनाज उगाते हैं, खेती करते हैं, उसको पशु खिलाते हैं ताकि पशु मोटे और तगड़े हों। मोटे तगड़े होंगे तो उनको ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर है 11वां नेक्स्ट, निर्वाहक अन्न और पशुपालन प्रदेश। अब ये शब्द जहाँ भी आया हमने बोला आपको ध्यान रखना है, ये तो व्यापार की दृष्टिकोण से हो रहा था। ये क्या है, निर्वाहक यानी जीवन यापन के लिए, अन्न और पशुपालन प्रदेश।
यहाँ भी अन्न उगाते हैं और पशुपालन भी करते हैं, लेकिन किसके लिए? जीवन यापन के लिए, व्यापार के लिए नहीं, मतलब अपने लिए। जीवन यापन करने का मतलब अपने लिए। अगर आप अपने लिए पशुपालन कर रहे हैं या अपने लिए अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो वो निर्वाह कृषि प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जब आप अन्न का उत्पादन या पशुपालन लाभ के लिए करते हैं, मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को बेचते हैं, तो उसको हम लोग व्यापारिक कृषि प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर निर्वाहक, जहाँ पर निर्वाहक अन्न और पशुपालन प्रदेश होता है, उसको हम लोग निर्वाहक अन्न और पशुपालन प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड एनिमल रेयरिंग रीजन। नेक्स्ट आपका 12वां है 12 व्यापारिक दुग्धो उत्पादन प्रदेश या डेयरी रीजन। डेयरी एग्रीकल्चरल रीजन भी बोल सकते हैं या फिर डेयरी रीजन भी बोल सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर पशुपालन किसके लिए हो रहा है? दुग्ध उत्पादन के लिए, मांस के लिए नहीं, ऊन के लिए नहीं, या कह सकते हैं कि पशु से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थों के लिए नहीं। केवल ऐसे पशुओं का यहाँ पर पशुपालन होता है जिनसे दूध की प्राप्ति होती है या दूध का उत्पादन होता है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, या फिर कह सकते हैं बकरी भी हो गया। तो गाय और भैंस दूध उत्पादन के लिए जहाँ पर व्यापारिक दूध उत्पादन होता है, यानी व्यापार से दूध उत्पादन मतलब केवल दूध ही नहीं बेचेंगे आप, दूध से बनने वाले और भी जो भी पदार्थ हैं, चाहे दही हो, मक्खन हो, या फिर बटर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पनीर हो, चाहे मंठा हो, चाहे जो भी हो, जो आप लोग भाई दूध से बनी हुई सारी चीज़ों का आप लोग सेवन कर ही रहे हैं, तो उसके लिए जहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुपालन किया जाता है दूध उत्पादन के लिए, उसको हम लोग व्यापारिक दुग्ध उत्पादन प्रदेश या डेयरी रीजन के नाम से जानते हैं, या फिर डेयरी एग्रीकल्चरल रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख 12 कृषि प्रदेश हो गए। एक और छूटा है आपका 13, तो 13 शायद इसमें लिखा नहीं गया है। तो 13 नंबर पे जो आपका आता है 13वां जो आपका कह सकते हैं कृषि प्रदेश है, वो है विशेषीकृत बागानी प्रदेश। विशेषीकृत बागवानी प्रदेश। बाय मिस्टेक इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि भाई विटलसी जी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है, तो 12 हो गए। 13वां आपका है विशेषीकृत बागवानी प्रदेश, या फिर इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड प्लांटेशन रीजन। स्पेशलाइज्ड प्लांटेशन रीजन। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे उसके नाम से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बागवानी की खेती होती है, लेकिन वो किस लिए? स्पेशलाइज्ड होती है, यानी किसी एक निश्चित प्रकार के फल की या एक निश्चित प्रकार, जैसे जब खेती होगी तो केवल केले की खेती होगी। स्पेशलाइज्ड यानी केवल और केवल केला। जैसे कि दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो इस तरीके की केले की खेती, या फिर आप कह सकते हैं कि नारियल की खेती, इस तरीके से खेती केरल वगैरह में होती है, जहाँ पर केवल एक ही प्रकार की स्पेशल फसल का उत्पादन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विशेषीकृत बागवानी प्रदेश। ऐसे ही पूरे विश्व में इस तरीके से खेती होती है। तो जिस क्षेत्र में किसी निश्चित प्रकार के बागवानी या निश्चित प्रकार के फल का उत्पादन होता है, उसे हम लोग विशेषीकृत बागवानी प्रदेश या स्पेशलाइज्ड प्लांटेशन रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए आपके विश्व के 13 कृषि प्रदेश, किसके अनुसार? डरवेंट विटलसी के अनुसार। अब इन 13 कृषि प्रदेशों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पर्टिकुलरली एक एक के बारे में बात करेंगे कि किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और कहाँ पर इनका क्षेत्र विकसित है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब भी मिलेंगे, हो ये ज़्यादा ये लगा